मैं डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका स्वागत करता हूँ बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में। हम लगातार कविवर सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर अनुशीलन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम शेष रहे अवतरणों पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक हमने समझा कि महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक कविता में पर्वतीय अंचल में किस प्रकार वर्षा ऋतु की छटा मनोहारी होती है उसका वर्णन चित्रात्मक शैली में किया है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और यह कविता प्रकृति चित्रण से संबंधित है। जो शेष रहा अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और इस पर अनुशीलन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर पर निर्झर अंबर, यह तुक की योजना। और जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि अचानक पावस ऋतु बरसात, मूसलाधार बरसात होने लगी है और चारों दिशाओं में बादल छा गए हैं। धूल धुआरे काले बादल चारों ओर छाए हुए हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बादल घिरे हुए हैं। उसका वर्णन करते हुए पंत यहाँ चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भूधर अर्थात पहाड़ उड़ गया हो, अदृश्य हो गया हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। वारिद कहते हैं बादल को। बादल ऐसा लगा कि जैसे बादल के पंख लगाकर भूधर अर्थात पर्वत पहाड़ उड़ गया हो, पंछी की तरह। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। चित्रात्मकता है, दृश्य बिंब है, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी कहा जाता है। पंक्ति फिर से देखेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। वारिद के पर लगाकर, बादल के पंख लगाकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि भूधर अर्थात पहाड़ उड़ गया है। कवि यहाँ यह वर्णन करना चाहते हैं कि बादल के घिरने के कारण पहाड़ अदृश्य हो गए हैं, पहाड़ अब दिखते नहीं हैं, घनघोर बादल छा गए हैं। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। वारिद के पर लगाकर, बादल के पंख लगाकर ऐसा लगता है कि पहाड़ उड़ गए हों। पहाड़ का मानवीकरण किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है कविवर पंत जी के द्वारा। और आगे का जो वाक्य है, सिर्फ वही ध्वनि सुनाई पड़ रही है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, झरना जो झर रहा है पर्वतों से, उसका रव, उसका नाद, उसकी निनाद, उसकी ध्वनि ही सुनाई पड़ रही है और सब कुछ अदृश्य हो गया है। जो पहाड़ था वह अब नहीं दिख रहा है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि आकाश भू पर अर्थात धरती पर टूट पड़ा हो, अर्थात मूसलाधार बरसात हो रही है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इन वाक्यों में है। तो इसमें आश्चर्य का वर्णन है, कौतूहल का वर्णन है और इस तरह की पंक्तियों के माध्यम से कविता में कविवर पंत जी ने एक कौतूहल उत्पन्न किया है, एक जिज्ञासा उत्पन्न की है। हमारे मन में यह जिज्ञासा का भाव जगता है कि अब क्या होगा। क्योंकि पहले की पंक्तियों में भी इन्होंने चर्चा की थी, पंत जी ने चर्चा की थी कि पल पल प्रकृति का वेश बदल रहा है और यहाँ भी किस प्रकार से प्रकृति के प्रांगण में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, पल पल उसका रूप कैसे बदल रहा है, उसका चित्रण कविवर पंत इसमें कर रहे हैं। तो रवशेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर के रव ही शेष रह गए हैं। यहाँ ध्वन्यात्मकता है या ध्वनि बिंब है।
है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लगता है कि भू पर अर्थात धरती पर, अंबर अर्थात आकाश टूट पड़ा हो, मूसलाधार बरसात होने लगी है। आगे का जो अवतरण है, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, शाल ताल इंद्रजाल में तुक की योजना। और इसके अलावा जो शब्द हैं वो मसृण है, मधुर है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग पंत जी ने किया है। इस कविता में नाटकीयता है, जैसे नाटकीय तत्व को हम यहाँ देखते हैं कि पहाड़ के अदृश्य हो जाने का जो चित्र पंत जी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहाँ नाटकीयता है, एक ड्रामेटिक क्वालिटी इस कविता में है। उसी प्रकार से अब जो अवतरण है, धस गया धरा में सब है शाल, वो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष जो दिख रहे थे पहाड़ों के ऊपर, जिसके लिए कहा गया था कि ऊंची आकांक्षाओं से के समान ये ऊंचे ऊंचे तनवर हैं, पेड़ हैं, वे समस्त पेड़ अब दिखना बंद हो गए हैं, अब दिख नहीं रहे हैं, वे पेड़ भी अदृश्य हो गए हैं। जिस तरह से भूधर अदृश्य हो गया है, काले काले बादलों की ओट में छुप गया है, उसी प्रकार से जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वे भी अदृश्य हो गए हैं, वे भी बादलों की ओट में छुप गए हैं। और इसके लिए कवि पंत वर्णित करते हैं कि धस गए धरा में सब है शाल, शाल के वृक्ष, पर्वतीय अंचलों में पहाड़ों पर शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, जिसके लिए तनवर शब्द का प्रयोग पंत जी ने किया है पिछले अवतरणों में। तो धस गए धरा में सब है शाल, कवि कल्पना करते हैं कि शाल के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वे भयभीत होकर के धरा में धंस गए हैं। धस गए धरा में सब है शाल, धस गए धरा, धवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सब है शाल में सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ लयात्मकता है। धस गए धरा में सब है शाल, शाल के वृक्ष भयभीत होकर के ऐसा लगा कि धरती में धंस गए हो, मतलब शाल के वृक्ष अब दिखते नहीं हैं, अदृश्य हो गए हैं, काले काले बादलों की ओट में छुप गए हैं। इसलिए कवि वर्णित करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो भयभीत शाल के जो बड़े बड़े पेड़ थे वे सब धरती के अंदर समा गए हैं, धरती के अंदर धंस गए हैं। तो धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और वह जो ताल तलैया था, जो सरोवर था, उसमें कवि कल्पना कर रहे हैं कि उसमें आग लग गई है, इसलिए चारों ओर धुआं ही धुआं दिख रहा है। क्योंकि वो जो काले काले बादल जो आ गए हैं चारों दिशाओं में और आसमान में और पहाड़ों पर छा गए हैं, वे धुएं के समान प्रतीत हो रहे हैं, दृश्यमान हो रहे हैं। और कवि कल्पना करते हैं कि वह धुआं उठ रहा है और जैसे ताल में सरोवर में आग लग गई हो और धुआं उठता है, तो कवि कल्पना करते हैं कि यह जो काला काला जो बादल है ये धुआं के समान है। तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, शाल के वृक्ष अदृश्य हो गए हैं और ताल में ऐसा लगता है कि आग लग गई है, जिसके कारण वे जो बादल हैं वे धुएं के समान दिख रहे हैं। तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, बिल्कुल जो वर्णन है, जो विवरण है, वो बिल्कुल आंखों के सामने प्रस्तुत करते हुए कविवर पंत चित्रात्मकता है, दृश्यात्मकता है, चाक्षुष बिंब है। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर। और कवि पंत कहते हैं कि इसी प्रकार जलद यान, जलद कहते हैं बादल को, तत्सम शब्द है, बादलों के यान पर सवार होकर, बादलों के यान पर आरूढ़ होकर विचरण करके, विचर विचर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि पंत कल्पना करते हैं कि इंद्र जो मेघ के देवता हैं, जो माइथोलॉजिकल देवता है, पौराणिक देवता है, जो बादलों के देवता हैं, जो वर्षा के देवता हैं, उस पौराणिक तथ्य को वर्णित कर रहे हैं कवि पंत। और पंत यह कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि इंद्रजाल खेल रहे हों, अर्थात जादूगरी कर रहे हों, बादलों के यान पर सवार होकर, बादलों के यान पर भ्रमण विचरण करते हुए देवराज इंद्र
इंद्रजाल खेल रहे हों, जादूगरी कर रहे हों, तिलिस्म कर रहे हों। तो यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वर्षा ऋतु का चित्रण, वर्षा ऋतु के साथ ही मूसलाधार बरसात के साथ ही किस प्रकार से प्रकृति के वेश में पल पल परिवर्तन होता रहता है, उसका चित्रण कविवर पंत ने किया है। पंत जी ने बादल पर और भी कविताएं रची हैं, जब वो लिखते हैं, धूम धुआरे काजल काजल हम ही बिखराने बादल, सुरपति के हम ही अंचर, जगत प्राण के भी सहचर। छायावादी कविता है, छायावादी कवि है पंत जी, और छायावादी कविता से जुड़े हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी रहे हैं। उन्होंने बादलों पर कविता रची है, जब वो लिखते हैं निराला जी कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर। तो वर्षा ऋतु का वर्णन, बादल का चित्रण यहाँ। तो यो जल्द यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कल्पना करते हैं कि बादलों के यान पर सवार होकर सुरपति, जो देवताओं के राजा हैं, जो देवराज हैं इंद्र, वे कवि कल्पना करते हैं कि वे इंद्रजाल खेल रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों, कौतुक कर रहे हों, जादूगरी कर रहे हों। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है, जिसमें पावस ऋतु का वर्णन पर्वतीय अंचल के परिदृश्य में किया गया है। प्रकृति का चित्रण इस कविता में है। हमने भाव पक्ष और कला पक्ष का विश्लेषण हमने किया, और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा।